हेलो दोस्तों, आपका सुलेज क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में मैंने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बताया था, यानी कि प्रकाश का परावर्तन। और आज जैसा कि आप देख रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। आपको मैंने प्रकाश के परावर्तन में कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर यानी कि अवतल दर्पण एंड उत्तल दर्पण के बारे में पूरी डिटेल की डायग्राम, कहाँ से किसका इमेज फॉर्मेशन कहाँ होता है, उसका नेचर क्या है, कैसे कैसे क्या होता है, मैंने आपको सब कुछ बता दिया था। ठीक है, तो आज हम बताते हैं कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस। आज भी देखिए, मेरा बताने का सबसे मकसद यही है कि मुझे आपको आज कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस बताना है। अगर आपने मिरर वाली वीडियो देखी है तो इसको समझने में आसान नहीं होगी, अगर नहीं भी देखी है तो भी आप इसे देखें, क्योंकि इसको भी हम डिटेल में ही बताएंगे। और थोड़ा बहुत हम आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के में ले जाएंगे, जैसे आपका हो गया क्रिटिकल एंगल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर का क्या यूज़ है, ठीक है। तो ये सब हम आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम आपको ले जाएंगे। अगर वीडियो लंबी होगी तो हम इसको 2 पार्ट में डाल देंगे, इसको अगली पार्ट में और इसको पहले पार्ट में, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। पहले हम ये जानते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को जानने से पहले हमें ये जानना होता है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, ठीक है। आपको हम एक बार रिपीट कर देते हैं। देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमारा क्या है। देखिए, एक दर्पण था, वो क्या कहता था कि जो परावर्तित किरण है, ठीक है, प्लेन सरफेस पे परावर्तित किरण और आपतित किरण, ये आपतित किरण और इसका जो अभिलंब बिंदु है, ये जो अभिलंब है, सब एक ही पॉइंट पे मीट करेंगे, सरफेस के एक ही पॉइंट पे मीट करेंगे, ठीक है। सरफेस में इसका जो पहला कंडीशन यही था कि परावर्तित किरण का बिंदु और ये जो है आपतित किरण, ये जो है इंसिडेंट ऑफ रे, ठीक है, सॉरी, ये इसको बोलते हैं इंसिडेंट ऑफ रे, ठीक है, इंसिडेंट ऑफ रेज। और ये जो है आपका ये जो आपका है रिफ्लेक्ट्स ऑफ रेज, रिफ्लेक्शन ऑफ रेज। और ये जो आपका अभिलंब बिंदु, अब ये अभिलंब है, ठीक है, ये आपका क्या है, अभिलंब। ये तीनों आपका क्या करेगी, एक ही बिंदु पर मीट करेगी, ठीक है। ये आपका कौन कहता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। ये आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहता है, यानी कि आपका ये कहता है प्रकाश का परावर्तन। आप प्रकाश का परावर्तन भी आप बोल सकते हैं, ठीक है, हिंदी में, ठीक है। ये आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट करता है कि जो इंसिडेंट ऑफ रे है और रिफ्लेक्ट ऑफ रे है और अभिलंब, तीनों क्या होगा, एक ही बिंदु पे आके आपका मीट करेगा, ठीक है। अच्छा, ये तो आपका पहला। और आपका सबसे मेन आपका इसका क्या होता है प्रॉपर्टीज़, कि इंसिडेंट ऑफ रे, जो इंसिडेंट ऑफ एंगल बनेगा, इसको हम आई से डिनोट करते हैं अभिलंब के साथ, और इसका इंसिडेंट ऑफ रिफ्लेक्शन, जो अभिलंब के साथ इसका रिफ्लेक्सिंग एंगल बनेगा, ये दोनों एंगल क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये दोनों एंगल क्या होंगी, इक्वल होंगी। बस यही दो इसका कैरेक्टर था। आपने पहला क्या देखा, इंसिडेंट ऑफ रे और रिफ्लेक्शन ऑफ रे और अभिलंब, तीनों क्या होंगी, एक ही बिंदु पर मिलेंगी, और इसका एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या होंगी, ये इक्वल होंगी। ये आपका कहता है ये आपका कहता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हमारा क्या कहता है। देखिए आपने अब देखना है हमें प्रकाश का अपवर्तन। आपने प्रकाश का परावर्तन देख लिया, तो आपका प्रकाश का अपवर्तन क्या कहता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहता है कि अगर कोई रे एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में जाती है, कोई भी रे, किसी भी रे का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है, ठीक है। ये प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो आप देखिए कि ये कैसा होता है। देखिए, आपने ये डॉट डॉट दिया, ठीक है, मान लीजिए ये एक अभिलंब है, ठीक है, ये एक अभिलंब है। प्रकाश क्या आ रही है, लाइट इधर से आ रही है, ठीक है। ये क्या हो गया, ये आपका हो गया रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम, ठीक है। और ये आपका हो गया इधर, ठीक है। ये आपका लाइट यहाँ पे झुक जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। अब ये क्यों झुकेगा, अभी हम आपको बताते हैं। जैसे कि प्रकाश अगर विरल माध्यम से, मान लीजिए ये विरल माध्यम, ठीक है, विरल माध्यम में हमेशा क्या होता है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है सघन माध्यम से। अब वो कैसे होता है, आगे चलने पर आपको पता चलेगा। इसको हम कहते हैं सघन माध्यम, या इसको हम कह देंगे रेयरर मीडियम, और इसको हम कह देंगे डेंसर मीडियम, ठीक है।
डेंसर मीडियम, ठीक है। अगर कोई प्रकाश रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में क्रॉस करता है तो आपका प्रकाश का अपवर्तन वहीं हो गया, ठीक है। लेकिन अब इसका रूल्स क्या कहता है कि अगर ये तिरछी में, अगर ये स्टेट में अगर कोई रे आती है यहाँ पे, अगर यहाँ पे कोई रे स्टेट आती है, जैसे कि अगर कोई प्रकाश लाइट स्टेट आती है तो ये ना मुड़ेगी, कुछ नहीं होगी, और ये एकदम स्ट्रेट चली जाएगी, ठीक है। अगर कोई स्ट्रेट सीधी रेखा में अगर कोई लाइट आती है तो इसलिए, लेकिन अगर कोई लाइट तिरछी रेखा पे आती है, तिरछी रेखा पे एक माध्यम से फर्स्ट माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, अगर अंदर जाती है तो ये थोड़ा क्या होगी, ये अविलंब की ओर मुड़ जाएगी। इसको हम क्या बोलेंगे, अविलंब की ओर मुड़ जाएगी, ठीक है। तो अविलंब की ओर कब मुड़ेगी, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी। लेकिन जब सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाएगी तो ये अविलंब से दूर चली जाएगी, ठीक है। आप देखिए मैंने आपको क्या कहा, इसका रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स कम होगा और इसका रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसका जो रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स कम है और इसका जो है रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स हमेशा ज़्यादा रहेगा। जो जैसे कि आप बोल सकते हैं एयर एंड वाटर, या आप बोल सकते हैं ये वाटर होगा तो ये आपका क्या होगा, ये आपका होगा ग्लास होगा, ठीक है। जैसे कि आपका एयर का जो रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स होता है वो होता है 1 अप्रॉक्स 1, और वाटर का जो होता है वो होता है 1.33, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम वाटर लगते हैं तो ये होता है 1.33 और ये हो जाएगा 1.5 इसका रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स, तो ये ज़्यादा होना चाहिए। तो यानी कि आपको समझ में आ गया विरल माध्यम किसको बोलेंगे, जो सघन माध्यम किसको मतलब उसका रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो जिसका कम होगा वो विरल माध्यम होगा और जिसका ज़्यादा होगा वो सघन माध्यम होगा। विरल माध्यम को इंग्लिश में अगर हम इसको बोलते हैं रेयर मीडियम, और सघन माध्यम को बोलते हैं डेंसर मीडियम। तो ये प्रकाश जब आएगी अंदर, ठीक है, तो ये क्या होगी, ये अविलंब की ओर मुड़ जाएगी। लेकिन जब लाइट, अगर मान लीजिए यहाँ पे उसका रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ज़्यादा है ऊपर, अगर मान लीजिए हम ये कर दें, हम क्या चेंज कर दें, यहाँ पे मैं ग्लास बैठा दिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने ग्लास बढ़ा दिया जिसका 1.5 है और यहाँ मैंने वाटर बैठा दिया, ठीक है, वाटर इसका 1.3 है। तो अब क्या हो गया, अब बदल गया, यानी कि अब ये हो गया सघन माध्यम, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका डेंसर मीडियम, ओके, डेंसर मीडियम, और ये आपका हो गया रेयरर मीडियम, ठीक है, रेयरर मीडियम, ठीक है। तो अब देखिए, अब जब लाइट आएगी ना, अब मान लीजिए लाइट ऐसे तिरछी रेखा पे आ रही है, ठीक है, तिरछी आ रही है, ठीक है, जो ये तिरछी आएगी ना तो ये क्या होगी, ये डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी, मतलब ये दूर चली जाएगी, ये अविलंब से आपका दूर चली जाएगी। तो हम इसे, ये आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आपका यही कहता है, ठीक है। तो अब आपको इस डायग्राम से पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या कहते हैं। देखिए इसका पहला प्रॉपर्टीज़ क्या कहता है, इसका प्रॉपर्टीज़ कहता है कि आपतित किरण एन परावर्तित किरण और अविलंब बिंदु तीनों क्या हो, एक ही तल पे हो। तो आप देखिए तीनों एक ही तल पे है, ठीक है, ये कहता। और यही आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में कहता था, प्रकाश के परावर्तन में सेम कहता था। लेकिन अब जब दूसरा आएगा तो वो हो जाएगा वो हो जाएगा अलग। देखिए अलग क्या होगा, दूसरा वहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमारा कहता था कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नॉट इक्वल टू होंगे। कैसे होंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो रिफ्लेक्शन, मान लीजिए अगर मैं ब्लू वाला को लूँ जो ऊपर से लाइट आ रही है, ठीक है, मतलब जिसको हम यहाँ पे देखिए जो ब्लू लाइट विरल माध्यम मैंने माना है, तो यहाँ पे देखिए मान लीजिए ये एंगल थीटा है, तो ये देखिए ये क्या होगी, ये एंगल थीटा से कम हो गई, ठीक है, ये एंगल क्या हो गई, थीटा से कम हो गई। तो यहाँ पे क्या कहता है कि जो इंसिडेंट ऑफ एंगल, इसको हम कौन सा एंगल कहेंगे, इंसिडेंट ऑफ एंगल, यानी कि अगर हम बोले आपतन कोण, इंसिडेंट ऑफ एंगल, या आप इसको हम कह सकते हैं आपतन कोण, ठीक है, आपतन कोण। और इसको हम कह सकते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ एंगल, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे तो आपको समझ में आ गया, रेशियो ऑफ इंसिडेंट ऑफ एंगल और रिफ्रैक्शन ऑफ एंगल इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, इसमें आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलता है। इसका रेशियो जो क्या कहता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो निकलेगा, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालता है, मान लीजिए सेकेंड मीडियम मेरा ये हो गया, क्योंकि लाइट यहाँ से आ रही है,
पास कर रही है और लास्ट यहाँ पर आ रही है, तो इसका हो गया सेकेंड मीडियम। तो सेकेंड मीडियम का जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करता है। हमारे जो दूसरी प्रॉपर्टीज़ होती है वो क्या करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करता है, बोलता है एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है, साइन आई, इसको हम साइन से डिनोट करेंगे, हिंदी में इसको बोलते हैं जया, ठीक है, और साइन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मान लीजिए यहाँ पे थीटा है और ये मान लीजिए आप अल्फ़ा, ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, साइन थीटा डिवाइड बाई साइन अल्फ़ा, ये आपका क्या हो गया, रेशियो हो गया। इसका जो रेशियो है वो सेकेंड मीडियम का, याद रहे, विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, सेकेंड मीडियम का वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्ञात करना मतलब आपको कैलकुलेट करेगा, और इसी को हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ। क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स के नियम आपका यही कहता है कि आप इसमें आप क्या करते हैं कि इसमें आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा, और किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा, सघन माध्यम का इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेंगे, ठीक है। तो इसका साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर, इसको हम क्या बोलेंगे, स्नेल्स लॉ, ठीक है। तो आपका ये कांस्टेंट टर्म आपका यू टी आपका आ जाएगा, ठीक है, तो ये कहता है। और आपका अब हम आते हैं तीसरे पे, तो दूसरा आप फिर से देख लीजिए क्या है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट डिवाइडेड बाई साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको अगर आप डिवाइड करके रेशियो निकालिएगा तो ये जो है सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा, ठीक है। तो उसका हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालना है, तो अब हम आते हैं कि सर पहले हम क्या करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे कैसे। अगर मान लीजिए किसी का मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी निकालना है तो वो आपको हम कैसे, इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं इसको, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये हम कैसे निकालेंगे, देखिए, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। ये आपने डिवाइड कर लिया, तो इसको हम निकालें हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। चलिए अब हम इसमें कुछ और बातें जानते हैं। इसकी कुछ और बातें क्या होंगी, देखिए, इसका जो डिफरेंट कलर का क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। डिफरेंट कलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, ठीक है, ठीक है। और ये हमेशा क्या होते हैं, इसके जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये अपोजिट रेसिप्रोकल होते हैं, यानी कि अपोजिट रेसिप्रोकल होते हैं वेवलेंथ के। देखिए ये लैम्डा है, ये वेवलेंथ का साइन है। अगर जिस कलर का वेवलेंथ इंक्रीज करेगा, वेवलेंथ जिस कलर का इंक्रीज करेगा उसका क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होंगे, उसके कम होंगे, ठीक है। वेवलेंथ जिस कलर का वेवलेंथ डिक्रीज है उसका हम क्या उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होंगे, ऊपर होंगे। तो वेवलेंथ जिस कलर का लाइट, ठीक है, कलर का लाइट उसका, जैसे कि आप हम देखेंगे रेड कलर का, रेड जो कलर है उसका जो है वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, उसका क्या है, वेवलेंथ जो है मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा किसका होता है, वेवलेंथ क्या होंगे, मैक्सिमम होंगे, ठीक है। लेकिन इसका क्या होंगे, इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होंगे, मिनिमम होंगे। इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होंगे, हमेशा मिनिमम होंगे, ठीक है। उसी तरह अगर आप देखें वायलेट रे, ये जो रेड रे लाल किरणें, ठीक है, ये सब मैंने कलर बोला होगा लेकिन ये सब किरणें हैं, ठीक है, सब किरणें। अगर हम वायलेट रे देखें तो वायलेट रे का वेवलेंथ बहुत कम होता है, इसका जो वेवलेंथ होता है ये क्या होंगे, ये आपको मिनिमम होंगे, ठीक है, मिनिमम। तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका क्या होगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका मैक्सिमम है, वायलेट रे का, और किसका मिनिमम है, वो है आपका रेड रे का। तो कितने से कितने बीच का होता है, आपको पता है लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वे है, लाइट, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये आपको हम पहला लेक्चर 1 में आपको हम बताए थे, ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है।
तो इसकी जो आपका होता है ना, ये 3900 एमस्ट्रॉन से आपका 7800 एमस्ट्रॉन के बीच होता है। तो जो ये रेड कलर होंगे, इसका जो रिफ्रैक्टिव 39 इसका जो ये जो आपका रेड कलर है, सॉरी आपका जो वायलेट कलर है, इसका वेवलेंथ सबसे कम है, यानी कि ये 39 एमस्ट्रॉन है। और जो रेड कलर है इसका सबसे ज़्यादा है, ये 7800 एमस्ट्रॉन है। ठीक है, इसमें हम आपका ये वेवलेंथ ही नापता है। तो हमने आपको बता दिया इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे मिनिमम है और वायलेट रे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो ये आपको बताता है। ठीक है, दूसरा बताता है आपको क्या, कि अगर वो अदर मीडियम में जा रही है तो उसका क्या होगा, फ्रीक्वेंसी एंड फेज पॉइंट चेंज नहीं होगा। उसकी जो है, अगर वो अदर मीडियम में जा रही है तो फ्रीक्वेंसी और आपका क्या है, फेज पॉइंट, और आपका फेज पॉइंट डोंट चेंज, ये आपका चेंज नहीं होगा, डोंट चेंज। बट क्या होगा, आपका वेलोसिटी यानी कि v एंड आपका वेवलेंथ आपका क्या होगा, ये आपका स्लाइटली चेंज हो जाएगा, स्लाइट चेंज हो जाएगा। ठीक है, हल्का सा आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सर तिरछा हो गया, स्लाइटली चेंज। ठीक है, क्लियर है। तो यही आपका प्रॉपर्टीज़ है, ये आप अपना देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हम जब रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स, जो ये सब सारे जो घटनाएं हो, जो ये सारे इंसिडेंट होती है एक रे में, रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स, तो इसको ये हम कहाँ देखेंगे, ये हम देखेंगे जैसे कि अगर हम कोई छड़ को, कोई स्टिक को अगर हम पानी में डुबोते हैं, तो हमें पानी से थोड़ी क्या होती है, उठी हुई दिखाई पड़ती है। ठीक है, कोई वो हमें क्या पड़ती है, पानी से थोड़ी उठी हुई दिखाई देती है। तारों का टिमटिमाना, माने अगर हम बोले पानी में डूबी हुई छड़ का टेढ़ा दिखना। ठीक है, टेढ़ा दिखना। ठीक है, तारों का टिमटिमाना। ठीक है, तारों का टिमटिमाना, ये सारे घटने किसके, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के हैं। ठीक है, इट इज क्लियर है। और सनराइज और सनसेट के पहले हमारा क्या होता है, सूर्य दिखाई देता है हमें। सूर्यास्त और सूर्योदय के पहले भी हमें सूर्य दिखाई नहीं लगता, और सूर्यास्त का बाद भी कुछ देर तक हमें सूर्य दिखाई देता है। तो ये सब कारण है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। इसमें अब अगर हम आगे चलेंगे तो हम पाएंगे एक क्रिटिकल एंगल। ठीक है, हम पढ़ते हैं क्रिटिकल एंगल के बारे में। क्रिटिकल एंगल, अब ये क्रिटिकल एंगल क्या होता है, देखिए हम तो जानते हैं, हम ये बात तो हम जानते हैं कि एक जो है, जो आपका रे है डेंसर मीडियम से, जो आपका रे है रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब ये प्रवेश करती है तो ये क्या होती है, ये आपका मुड़ जाती है, यानी कि विरल माध्यम से सघन माध्यम। ठीक है, देखिए जैसे कि ये आपका हो गया अभिलंब। ठीक है, ये आपका हो गया रेयरर मीडियम, और ये आपका हो गया डेंसर मीडियम। ठीक है, डेंसर मीडियम। ठीक है, तो जब ये प्रवेश करती है, ठीक है, तो ये क्या होती है, ये अविलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, ये आप देखें अविलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, ये आपका अविलंब की ओर मुड़ जाती है, ये आपको पता है। ठीक है, देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम कोई रे को, और जब हम डेंसर मीडियम से, आपका दूसरा कंडीशन क्या है, जब हम डेंसर मीडियम से कोई रे पास करते हैं, मान लीजिए अब ये हो गया डेंसर मीडियम, डेंसर, और ये हो गया रेयरर, मतलब अब आपका ये क्या हो गया, सघन। ठीक है, ये क्या हो गया आपका सघन, और ये हो गया आपका विरल। तो जब सघन से विरल की ओर जब रे जाएगी तो ये रे क्या होगी, क्या हो गया, सघन से विरल की ओर अगर कोई रे जाएगी तो ये रे अविलंब से दूर मुड़ जाएगी। ठीक है, ये अविलंब से
दूर पड़ जाए। तो आपका क्रिटिकल एंगल कहता है कि क्रिटिकल एंगल आपका ये कहता है कि मान लीजिए आपका डेंसर मीडियम नीचे, रेयर मीडियम डेंसर मीडियम आपका नीचे है, ये आपका हो गया डेंसर मीडियम, ठीक है, डेंसर मीडियम, ठीक है। और इसको आपको बोलते हैं सघन माध्यम, मैं लिख दे रहा हूँ सघन माध्यम, ठीक है, ये आपका हो गया, ठीक है। अब हम रे डेंसर मीडियम से पास करते हैं, ठीक है। देखिए हम एक ब्लू पेन से हम आपको बनाते हैं। देखिए अगर हम रे मान लीजिए हम डेंसर मीडियम से ऐसे पास करते हैं, ये सीधा रे, तो ये मैंने आपको क्या बोला कि ये जो यहाँ का कोण है ये अभिलंब से क्या चल जाएगी, दूर चल जाएगी, ठीक है, अभिलंब से दूर चल जाएगी। अब मैं नीचे से ऊपर पास कर रहा हूँ, ठीक है, अभिलंब से दूर चल जाएगी, और ये आपका रेयरर मीडियम है, ठीक है। सॉरी, हाँ ये आपका क्या है, रेयर नहीं, ठीक है, सॉरी, ठीक है, रेयरर मीडियम, ठीक है, ये आपका क्या है, रेयरर मीडियम, ठीक है, यानी कि ये है आपका विरल माध्यम, ठीक है, ये आपका क्या है, विरल माध्यम, ठीक है। तो एक बार आपका ऐसा मौका आएगा, ऐसा समय आएगा कि जब आपका ये तिरछी रेखा जब ये जाएगी रे यहाँ से, ठीक है, डेंसर मीडियम से जब ये रे जाएगी तो ये क्या होगी, ये एकदम इसके स्ट्रेट लाइन पे रे क्या होगी, क्योंकि रे दूर जा रही है यहाँ से, अभिलंब से दूर जा रही है, तो एक बार ऐसा आएगा कि यहाँ पे, और ये अभिलंब के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगी, ये अभिलंब के साथ 90 डिग्री का क्या बनाएगी, कोण बना देगी, ये देखिए 90 डिग्री एंगल बना देगी अभिलंब के साथ। तो जब इस पोजीशन को ही हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, दिस पोजीशन इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर कोई रे सघन माध्यम से पास कर रही है, अगर कोई आपतित किरणें सघन माध्यम से पास कर रही है, तो जब वो परावर्तित किरणें अविलंब के साथ 90 डिग्री का कोण बनाए तो उसे हम क्या कहेंगे, क्रिटिकल एंगल कहेंगे, ठीक है। इसके लिए या कोई रे सघन माध्यम से पास करे और वो आपतित किरण उसकी जो परावर्तित किरणें हैं आप अविलंब के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएं, रेयर मीडियम, और इसमें ज़रूरी है कि आपका डेंसर मीडियम और एक रेयर मीडियम, दो मीडियम का होना ज़रूरी है, ये भी आप याद रखिए, ये दोनों मीडियम का होना ज़रूरी है। अगर ये दोनों मीडियम नहीं होगा तो आपका रे तो परावर्तित ही नहीं होगा, आपका तो रे सीधा निकल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगी, ये जब उसमें रेयर माध्यम में जाएगी तो वो आपतन कोण के साथ क्या हो, 90 डिग्री का कोण बनाए, तो हम इसको बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। तो आपको अब समझ में आ गया ये क्रिटिकल एंगल क्या है, तो क्रिटिकल एंगल आपका यही है। अब इसी क्रिटिकल एंगल से आपका निकल के आता है टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या कहता है, देखिए टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहता है कि जब आपका क्रिटिकल एंगल से एंगल हो जाए ज़्यादा, अविलंब के साथ परावर्तित किरणें का क्रिटिकल एंगल से क्या हो, एंगल ज़्यादा हो, मतलब 90 डिग्री का एंगल ज़्यादा हो, मतलब कि अगर अब हम रे थोड़ा सा इसके ऊपर से पास कर रहे हैं, ठीक है, इसके ऊपर से अगर हम रे पास कर रहे हैं, अब ये रे क्या होता है, ये रे जाहिर सा बात है कि ये तो दूर जा रही है, अब ये दूर जाएगी, तो दूर जाने का मतलब क्या होगा, अब तो ये दूर जाने का मतलब नीचे आएगी, तो ये रे क्या होगी, इधर आपका नीचे की ओर चली जाएगी, ठीक है। यानी कि देखिए इसको हम कहेंगे टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्या कहेंगे, टोटल रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, टोटल रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है, ये आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया, टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे टोटल, हम यहाँ पे ये भी लिख दें एंड टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये भी आप पढ़ लीजिए, टोटल यही है आपका टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, क्लियर है, देख लीजिए फिर से आप समझ लीजिए। देखिए क्या है, ये आपका ये रेयर मीडियम है और ये आपका डेंसर मीडियम है, मतलब सघन माध्यम। आपका जब हम यहाँ से कोई रे पास कराएंगे तो जाहिर सा बात है कि ये अविलंब से दूर जाएगी, क्लियर है, ये अविलंब से दूर जाएगी, ठीक है।
तो जब ये अभिलंब से दूर जाएगी तो आप ऐसा समय आएगा, एक बार आप रे पास कराते रहेंगे कि ये आपतन अभिलंब के साथ आप 90 डिग्री का कोण बना देगी परावर्तित किरणें के साथ। मतलब कि आप ये देखिए ब्लैक वाला, अगर आप ब्लैक वाला इंक देखेंगे तो ये क्या हो रही है, आपतन जब ये रे पास हो रही है तो ये परावर्तित होकर एकदम इसकी सीधी रेखा में निकल जा रही है। मतलब ये आपतन कोण इसका आपतन कोण के साथ ये 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे क्रिटिकल एंगल। दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। लेकिन जब हम रे थोड़ा सा और ऊपर से पास करवाएंगे, आप रेड कलर का रे देखिए, ये क्या होगी, ये रे आप देखिए इससे ज़्यादा हो जा रही है, मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा, मतलब कि आपका डेंसर मीडियम से रे पास हो रही है इंसिडेंट ऑफ रे, और इसका रिफ्रैक्शन ऑफ रे क्या हो रही है, डेंसर मीडियम में हो रही है। मतलब आपको इसमें और एक चीज़ याद आया कि जब ये नीचे आ गई तो हम इसको हम क्या कहेंगे, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। इस घटने को हम कहते हैं पूर्ण, मतलब आपका एक्सीड ऑफ क्रिटिकल एंगल। टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में इट मस्ट बी एक्सीड ऑफ अ क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए इसमें, ठीक है, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। तो वो आपका हो गया टोटल। तो टोटल रिफ्लेक्शन आपको क्या देखने को मिला, आपको देखने को मिला कि कोई भी लाइट, इंसिडेंट ऑफ लाइट सघन माध्यम से पास कर रही है और सघन माध्यम से सघन माध्यम में ही परावर्तित कर रही है, ठीक है। आपको यहाँ से ये देखने को मिला, ये भी इसका एक समझ लिए प्रॉपर्टीज़ हो गया, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगी। तो आप ये भी बोलिएगा सर कि क्या ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को फॉलो कर रहा। हाँ सर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को बिल्कुल फॉलो कर। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहता था कि अगर एक ही मीडियम होती थी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता था कि ये आपका प्लेन है, ये आपकी लाइट आई यहाँ पे और ये क्या हो गई, मुड़ गई उसी मीडियम में। तो दिस इज़ द, ये कहीं ना कहीं आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लॉ को ये क्या कर रहा, फॉलो कर रहा, ठीक है, क्लियर। ये फॉलो द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लॉ, ओके हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ को फॉलो कर रहा। लेकिन अब आप बोलिएगा कि सर रेयर मीडियम का क्या ज़रूरत है, तो सघन माध्यम ही हम लेके काम नहीं। अगर आप सिर्फ सघन माध्यम लेके चल जाइए तो ये कहीं दूसरे जगह रे पास होगा। इसमें दो मीडियम का होना आवश्यक है और आपको सघन माध्यम में ही करना पड़ेगा, मतलब विथ रिस्पेक्ट जिसका विरल माध्यम के रिस्पेक्ट में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो, ज़्यादा हो, ये भी आपको ज़रूरी है। तो अब आप जाके बुक में इसके रीडिंग मार लीजिए। अब मुझे लगता है कि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगी टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अब टोटल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है, जो ये आपका टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, इसके कुछ यूज होते हैं। ये कहाँ यूज होते हैं, जैसे आपका मान लीजिए हीरे का चमकना, ये जो हीरा चमकता, शाइनिंग ऑफ डायमंड, हीरे का चमकना, ठीक है, ये क्यों चमकता है, टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से ही चमकता है। तो ये चमकता। फिर उसके बाद जब हम कोई पानी में किसी हम मेटल बॉल को डालते हैं तो क्या होता है, मेटल बॉल क्या होता है, चमकने लगता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत से उदाहरण है। फिर आप ये भी बोल सकते हैं सनराइज और सनसेट के पहले, सनराइज़ के पहले आपको सूर्य दिखाई देने लगता है, फिर सनसेट के पहले भी, सनसेट के बाद भी कुछ समय बाद भी आपको सूर्य क्या होता है, दिखाई देता है। तो ये सब आपके क्या हैं, उस और भी बहुत सारे। फिर रेगिस्तान में आपको मृगमैचा, जो रेगिस्तान में हमें दूर से लगता है पेड़ है, वहाँ पे पानी होगा बट वहाँ पानी नहीं रहता, वो पेड़ की, तो उसको मृगमैचा भ्रम कहते हैं। तो वो आपका एक एग्जाम्पल हो जाएगा। तो आपका क्रिटिकल एंगल एंड टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट खत्म हो गया। अब इसमें ज़्यादा नहीं है, एक है आपका ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाशीय तंतु जिसको हम कहते हैं, वो कुछ है नहीं उसमें, आप उसको थोड़ा सा देख लीजिए बस। प्रकाशीय तंतु, ऑप्टिकल फाइबर, अब ये ऑप्टिकल फाइबर्स है क्या। देखिए ऑप्टिकल फाइबर हम तो जानते हैं प्रकाश सीधी रेखा में घूमेगा। अभी हम आपको टोटल रिफ्लेक्शन से आप देखें कि प्रकाश, लाइट को मुड़ाया भी जा सकता है, लाइट को मुड़ाया भी जा सकता है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि लाइट को हम सर्किल में मुड़ा सकते हैं? हाँ,
बिल्कुल मुड़ा सकते हैं। लाइट में हम क्या कर सकते हैं, इसको सर्किल में भी मुड़ा सकते हैं, ठीक है। प्रकाश की चाल आप जानते हैं क्या होता है, लाइट ऑफ स्पीड, लाइट क्या होती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ये आपको पता होगा। स्ट्रेट लाइन में क्या करती है, ट्रैवल करती है। आपको समझ में आ गया, जैसे कि ऑप्टिकल फाइबर है, लाइट जो है स्ट्रेट लाइन ट्रैवल करती है, ठीक है। तो हमें कभी कभी क्या होता है, कोई चीज़ बीच में आ जाता है तो हमें लाइट, तो हम ये टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, जो अभी हमने अभी कुछ देरी पहले पढ़ा, ये आंतरिक परिवर्तन के मदद से आप देख रहे थे, हम इसके मदद से हम क्या कर सकते हैं, प्रकाश को हम घुमा सकते हैं, प्रकाश को वक्र चाल में भी चला सकते हैं, प्रकाश को कहीं भी हम क्या कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, इसके हेल्प से, ठीक है। तो ऑप्टिकल फाइबर वही एक तंतु है जिसमें क्या होता है कि हम टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के हेल्प से प्रकाश को वक्र चाल में भी चला सकते हैं, सर्कुलर में भी हम क्या कर सकते हैं, सर्कुलर स्पीड में हम क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं। और इसमें क्या फ़ायदा होता है कि इसमें प्रकाश की तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं आता, नो एक्शन, कोई उसमें परिवर्तन नहीं आता, नो एक्शन इन स्पीड ऑफ लाइट, मतलब उसकी स्पीड ऑफ लाइट में कोई आपका परिवर्तन या नो चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट में उसका कोई परिवर्तन नहीं आता, जो हमारा क्या होता है, हेल्पफुल हो जाता है। तो इसीलिए हम ऑप्टिकल फाइबर यही है जिसका हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो ऑप्टिकल फाइबर का यूज हम क्यों करते हैं कि प्रकाश को हम सर्कुलर वेव में हम क्या कर सकें, चला सके, ताकि हमारा रास्ता कितना भी टेढ़ा मेढ़ा हो बट प्रकाश हमको लाइट हमको क्या करे, देखते रहे या लाइट चलते रहे। तो इसका हम उपयोग कहाँ करते हैं, यूजेस कहाँ करते हैं, आपको प्रकाशीय सिग्नल दिखाने में, ठीक है। आपको विद्युत सिग्नल को चेंज करते हैं हम प्रकाशीय सिग्नल में, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक सिग्नल होता है उसको हम प्रकाशीय सिग्नल में चेंज करते हैं। फिर शरीर के आंतरिक भागों को पहचानने में इसको डॉक्टर जो मशीन होती है वो आपको यूज करती है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ पता चल गया। अब हमारा दूसरा टॉपिक स्टार्ट होता है, जो हम आपको वीडियो के पहले में बोले थे, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो चूँकि अब हम ये कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस आपको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। उत्तल एंड अवतल लेंस नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिए, क्योंकि आज की मैंने जितनी भी क्लासेस दी है ये सारे थ्योरी है। अगर आप पहले वीडियो देख लेंगे, उस डायग्राम को आप समझ लेंगे, तो कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस समझना आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। और नहीं भी देखेंगे तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्स लेंस में को हम आपको डिटेल में तो बताएंगे ही, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। अगर हमारे पढ़ाने से किसी भी तरह का आपको फ़ायदा होता है तो आप कोशिश कीजिए अपने दोस्तों, फैमिली, परिवार में उन्हें दीजिए, ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो, और उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए और बेल आइकन को दबा के रखिए, क्योंकि हमारे यहाँ से जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे वो आप तक ज़रूर पहुँचेंगे, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।